चलो बेटा, आज का जो हेडिंग है हमारा वो है ओजोन। और ये ओजोन का जो हेडिंग है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ओजोन को लेकर। और वैसे भी इन्वायरमेंट में ये मुद्दा जो है हमेशा चर्चा में रहता किसी न किसी वजह से, और इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस तो पूछे जाते हैं, पीसीएस के अलावा भी जो बाकी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे जो है हम बहुत बारीकी से इस वाले मुद्दे को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इस ओजोन का महत्व क्या है। ठीक है, हाँ। तो ओजोन को लेकर जो भी सवाल बन सकते हैं उन सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबने पढ़ा भी होगा पहले कभी ना कभी कि भाई ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। ओजोन का जो अणु सूत्र है या सूत्र है वो O3 होता है। ठीक है, अब देखो ये बताया जाता है कि ओजोन का निर्माण कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि ओजोन का निर्माण कैसा होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ओजोन का निर्माण कैसा होता है तो आपको पता है या आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम ये पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है वो वायुमंडल कई सारी परतों में बटा हुआ है। ठीक है, वायुमंडल के कई भाग होते हैं। सबसे नज़दीकी भाग जो होता है हमारा ये वाला, इसे कहते हैं हम क्षोभ मंडल। इसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में सामान्यतः जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, ओला हो, बिजली का कड़कना हो, ओस हो, ये सब क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो एक मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल। इस समताप मंडल का जो निचला स्तर है ये वाला, ये इस समताप मंडल के निचले स्तर में ये जो मैंने बनाया है ये ओजोन की लेयर है। ये देखो, ओजोन परत जो है वैसे तो बताया जाता है कि 10% ओजोन जो है वो क्षोभ मंडल में भी होती है। ठीक है, लेकिन 90% सबसे ज़्यादा ओजोन समताप मंडल में होती है, और समताप मंडल के निचली सतह पर। अब ये ओजोन बनी कैसे है, ये ओजोन कैसे बनी, तो ऐसा समझिए कि ये जो हमारा सन है, मतलब सूरज है, ये जो सूरज है हमारा, सूरज से निकलने वाली या आने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सी? पराबैंगनी किरणें। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, मतलब जो यूवी होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, वही अल्ट्रावायलेट इसका निर्माण करती हैं। अब देखो, आपने ये तो सुना होगा कि ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, लेकिन इसका एक फैक्ट ये भी है कि यही पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में ओजोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ओजोन का निर्माण करती। तो मैंने ये लिखा है कि ये जो ओजोन का निर्माण है किस प्रकार से होता है और कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ओजोन गैस का निर्माण किसके द्वारा होता है, वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो वायुमंडल में ओजोन गैस किसने बनाई है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा।
तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए समताप मंडल में ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। अब कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो एक क्वेश्चन तो ये अच्छे से याद रख लेना, अब आपको भूलना नहीं है कि ओजोन गैस को कौन बनाता है, पराबैंगनी किरणें बनाती हैं। और ओजोन की जो परत है वो किसको रोकने का काम करती है, पराबैंगनी किरणों को ही रोकने का काम करती है। ठीक है, अब बनाती कैसा है, देखो आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है ना। तो वायुमंडल का 99% हिस्सा दो गैसों से मिलकर बनता है। एक गैस का नाम है नाइट्रोजन और दूसरी का नाम है ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है वो O2 होता है O2 होता है। तो ये जो UV है, UV मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी O2 होगी ना, तो ये UV किरणें जो होंगी इस O2 को तोड़ देंगी, पहले O+O में तोड़ दिया। अब ये जो ऑक्सीजन का एक अणु है ये फिर ऑक्सीजन के द्विपरमाणु से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से पुनः क्रिया करेगा और पुनः क्रिया करने के बाद में निर्माण करेगा किसका, O3 का। तो ये किसकी वजह से हुआ है, पराबैंगनी किरणों की वजह से हुआ है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अणु को दो भागों में तोड़ देती है। फिर एक भाग जो है वो पुनः ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से या द्विपरमाणु से क्रिया करके क्या बनाता है, ओजोन का निर्माण करता है। तो पहला सवाल शायद समझ में आ गया होगा आपको। ओजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का जो द्विपरमाणु होता है, एक अणु होता है, उसे दो परमाणुओं में पराबैंगनी किरणें तोड़ देती हैं। फिर एक अणु जो ऑक्सीजन का है, ठीक है, एक परमाणु जो ऑक्सीजन का है वो द्विपरमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है, O3 का निर्माण करता है। ठीक है, पहली बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो निर्माण समझ में आ गया कि वायुमंडल में ओजोन बनी कैसे है, आई कैसे है, कारण क्या था। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि भाई ओजोन कहाँ है, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अभी काम वाम की बात धीरे धीरे करेंगे, एक एक टॉपिक को हम पकड़ के चलेंगे। इसका हमें अच्छे से ऑपरेशन कर देना है, ऐसा ऑपरेशन कि अगर एग्जाम में कोई सवाल आए तो हम सब बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा हम इस ओजोन के स्थान की, और ओजोन का स्थान मतलब ओजोन परत की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की। तो देखिए ये जो ओजोन की परत है, या एक काम करते हैं हम पहले ओजोन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो मैंने भी एक बात बोली थी, शायद वो आपने ध्यान से सुनी नहीं है। मैंने कहा था कि 90% ओजोन जो है वो कहाँ है, समताप मंडल में। बताया जाता है कि 10% जो ओजोन है वो कहाँ है, क्षोभ मंडल में भी है, बहुत कम है। वही 10% और 90% में तो बड़ा फर्क हो गया फिर। ठीक है, अब सुनो, पहले मैं आपको इसकी स्थान तो देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। ये नीचे वाली जो परत है ना, ये वायुमंडल का निचला स्तर कहलाता है, और जैसे जैसे ऊपर को जाते रहेंगे वायुमंडल का उच्च स्तर आता रहेगा। बहिर्मंडल जो है, वो वायुमंडल का सबसे अंतिम उच्च स्तर है। ठीक है,
वायुमंडल जो है वो, वायुमंडल का एक जो हिस्सा है बहिर्मंडल, वो सबसे ऊंचा क्या है, हाँ सबसे ऊंचा मंडल है। ठीक है, तो ओजोन की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि कुछ ऑक्सीजन, देखिए वैसे ये कहा जाता है कि जो ओजोन गैस है, जो ओजोन गैस है, अगर वो पृथ्वी के नज़दीक है तो वो हानिकारक है। ओजोन का फायदा एक काम के लिए मिलता, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम। मेन काम ओजोन का यही है कि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, जिससे धरातल पर त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियों से बचा गया है। इसलिए उसे पृथ्वी का रक्षा कवच बोला गया है। अब सवाल आता है जो ओजोन है उसकी प्रॉपर्टी का, ओजोन के गुणों का। ओजोन के गुण, पहले मैं आपको ओजोन के गुण बता दूं। ओजोन के गुण, गुण का मतलब वही कि ओजोन की प्रॉपर्टी क्या है। अगर ओजोन निचले मंडल में है तो क्या उससे लाभ होगा, उससे कोई हानि होगी, और अगर हानि होगी तो क्या क्या हानियां हमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, देखिए पहला सवाल ये कहा गया है कि यह एक विषैली गैस है। ओजोन क्या है, यह एक विषैली गैस है। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज़ विषैली है तो इसका मतलब यह है कि वो जीवधारियों के लिए हानिकारक होगी। क्यों भाई, अगर कोई चीज़ विषैली है तो क्या वो लाभदायक होगी, वो हानिकारक होगी। किसके लिए, जीवधारियों के लिए। तो पहली बात तो यह है कि ओजोन जो है एक विषैली गैस है जो जीवधारियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, हाँ, जो पृथ्वी पर जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। जैविक जीवन समझ रहे होंगे, जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये समझिए, इस चित्र में हम सब लोग यहीं तो रहते हैं भाई, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है हम इसी के तो ऊपर है। और अगर निचले मंडल में ओजोन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये जैविक जीवन के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ये विषैली गैस मानी जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, हानिकारक है तो कैसा हानिकारक है। देखिए ये कहा जाता है कि अगर निचले वायुमंडल में इसकी मात्रा 100 ppm हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तो खांसी की दिक्कत, फेफड़ों में इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वायुमंडल में, खासतौर से वायुमंडल के निचले स्तर पर जहां हम सब लोग रहते हैं, इसकी मात्रा 100 ppm से अधिक होने पर निचले वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 100 ppm से अधिक होने पर खांसी, सीने में दर्द, खांसी, सीने में दर्द, फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़ों को नुकसान, सिर दर्द, आदि की समस्या पैदा होती है।
समस्या पैदा होती है। देखो, हर चीज अगर बैलेंस में है तो वो लाभकारी है, अगर वो अनबैलेंस है तो वो हानिकारक है। ठीक है भाई, मैंने एक शब्द नोट कराया है आपको, निचला वायुमंडल। अब ये निचले वायुमंडल का संबंध किससे है भाई? जहां हम सब लोग रहते हैं, जहां हम सब लोग रह रहे हैं, इस निचले वायुमंडल में अगर ओजोन की मात्रा 100 ppm, 100 ppm का मतलब क्या है? 100 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन गैस के अणुओं में अगर 100 पार्ट किसके हैं? ओजोन के हैं, तो ये हानिकारक है। कैसा है ये? हानिकारक है। तो 100 ppm का मतलब क्या हो गया? 100 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का मतलब होता कण, किसके कण? ओजोन के कण। पर मिलियन, एयर के 1 मिलियन कणों में अगर 100 कण किसके हो जाते हैं? ओजोन के हो जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इससे मेन समस्या जो है वो फेफड़ों से बढ़ेगी। भाई खांसी का संबंध भी फेफड़ों से ही है, देखो, है ना। सीने में दर्द होता तो फेफड़े शामिल होते हैं उसमें, है ना। सिर दर्द, है ना, ये सब समस्याएं जो है शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब इन दो बातों से ये तर्क लगाया जा सकता है कि निचले वायुमंडल में ओजोन का बढ़ना घातक है। निचले वायुमंडल में ओजोन का बढ़ना कैसा है भाई? लाभकारी है या अलाभकारी है? अलाभकारी है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात यह जल में अल्प विलय। तीसरी बात, तीसरा गुण, यह जल में अल्प विलय व तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में पूर्ण विलय है। तारपीन के तेल में पूर्ण विलय है। अब इससे क्या आइडिया आप लगा सकते हैं भाई? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जब 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं ओजोन के संबंध में, ठीक है, उन्होंने लिखा कि ओजोन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 4 स्टेटमेंट देगा। पहला उसने दिया कि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण परावैंगनिक किरणों के द्वारा होता है। बी स्टेप में उसने लिख दिया कि निचले वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता बढ़ने पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरे ऑप्शन में उसने लिख दिया कि देखिए, तीसरे ऑप्शन में उसने लिख दिया कि ओजोन जल में पूर्ण विलय और तारपीन के तेल में अल्प विलय होती है। और डी में उसने लिख दिया कोई भी एक ऐसा ऑप्शन कि ओजोन की जो परत है या ओजोन की परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अब ये 4 स्टेटमेंट आ गए, इनमें एक स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। तो कौन सा गलत आपको लगा? तो जल में कैसी है ये? अल्प विलय है और तारपीन के तेल में पूर्ण विलय है। तो ये ना छोटी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर होता है, आपने पीसीएस लेवल का पेपर कभी देखा होगा तो आपको एहसास हो जाता है कि जो आप पढ़ के जाते हैं उस पढ़ाई, वो जो पढ़ाई जो आप पढ़ के जाते हैं सरसरे तौर पर बहुत मोटी मोटी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीसीएस लेवल पर वो चीज़ें डीप में पूछी जाती हैं। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी था और क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी नहीं था। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको काम करना, तो एग्ज़ाम यूं एकदम क्रैक हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इतनी मेहनत करी है, ऐसा लगेगा कि खेल खेल में ही हमने एग्ज़ाम जो है वो क्रॉस कर दिया है। इसलिए बारीक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे, अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि देखिए
जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से ही तो निर्माण ओजोन का हुआ है। बोलो, जैसे मैंने बताया था कि समताप मंडल में पहले ऑक्सीजन टूटती है O+O में, फिर ऑक्सीजन से एक O अणु मिलने के बाद में, परमाणु मिलने के बाद में O3 बनाता है। तो जब ऑक्सीजन के जुड़ने से ओजोन बनी है, तो फिर ओजोन के टूटने से ऑक्सीजन बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओजोन का अपघटन होने पर, O3 का अपघटन होने पर, O3 का अपघटन होने पर O2 बनती है। भाई एक बात बताओ, अगर O2 को मिलाकर O3 बनेगा तो O3 के टूटने पर ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यह है कि O3 से ऑक्सीजन भी बनती है। देखिए, ये कहा जाता है इसके बारे में, देखिए O3 का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? व्यंजक में, या आप एक लाइन और नोट कर सकते हैं, ये भी बोला गया है कि जो चांदी होती है ना, तो ओजोन की ये प्रॉपर्टी है कि वो चांदी का जो वाइट कलर होता है उसको काला कर देती है। चांदी सफ़ेद होती है ना, तो चांदी को काला कर देती है क्या? ओजोन। तो ओजोन की एक प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं, यह है चांदी को काला कर देती है। चांदी को काला कर देती है कौन? यह आक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में काम करती है। यह आक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में काम करती है। तो ये मैंने आपको 5-6 प्रॉपर्टी बता दी हैं। 5-6 हमने क्या करा है, ओजोन की प्रॉपर्टी देख ली है। और इसमें जो शुरू की 3 प्रॉपर्टी हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शुरू की 3 प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई है ओजोन के संबंध में। ओजोन का अपघटन होने पर ऑक्सीजन बनती है। ओजोन का अपघटन होने पर क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ओजोन विषैली गैस है। अगर धरातल के निकट है तो जैविक जीवन के लिए ये हानिकारक है। अगर निचले वायुमंडल में ओजोन का लेवल या सांद्रता 100 ppm हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, खांसी के रूप में, सीने में दर्द के रूप में, सिर दर्द के रूप में, और फेफड़ों के इन्फेक्शन के रूप में। ठीक है, बाकी जल में अल्प विलय है और तारपीन के तेल में पूर्ण विलय है। चांदी को काला कर देती है और यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में काम करती है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सी परत ऐसी है जो ओजोन का निर्माण करती है। पराबैंगनी किरणें ऐसी हैं जो ओजोन का निर्माण करती हैं। अब छोटे छोटे सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं। ये ओजोन के गुण हो गए, इससे पहले ओजोन का निर्माण था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन का वास्तविक मतलब जीवन में क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ओजोन का उपयोग क्या है? ओजोन का उपयोग क्या है, यूज कहाँ करते हैं? देखो, पीसीएस लेवल का पेपर अगर सोल्व करना है तो इन सब चीज़ों को एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन का उपयोग। यूज कहाँ होता है ओजोन का? ओजोन का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, पहली बात यह है व्यंजक के रूप में। व्यंजक के रूप में
देखो एक शब्द आपने सुना है, ये लिखा हुआ विरंजक। विरंजक का मतलब ये है कि ये जो रंग वगैरह नहीं होते, हाँ, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है वो भी एक व्यंजक के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, तो कलर को फेड करने में काम आती है। ठीक है, तो व्यंजक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रंगों को उड़ाने में, मतलब क्लोरीन भी रंगों को उड़ाती है तो ये भी रंगों को उड़ा देती है। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में, इसका मतलब एक कीटाणुओं को या जीवाणुओं को मारने का काम करती है। आपने एक नाम भी सुना होगा कि जो पानी का शोधन है, एक तो यूवी किरणों के द्वारा तो होता ही है, क्लोरीन के द्वारा भी पानी का शुद्धिकरण होता है और ओजोन के द्वारा भी पानी का शुद्धिकरण होता है। तो पानी के अंदर हानिकारक जीवाणु या कीटाणुओं को मारने में ओजोन का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तीसरी हम बात करें ओजोन की, उसकी प्रॉपर्टी की, उसके गुणों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने, हाँ, ये कहा जाता है कि रेशम, कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के निर्माण में इसके निर्माण में भी काम आता है। देखो एक बात बताओ, अगर ये कीटाणुनाशक है तो खुद एक हिसाब लगाओ, जहां जहां कीटाणु होंगे उनका नाश करेगी या नहीं करेगी? चूंकि ये कीटाणुनाशक है इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि बेटा ये जो है ना, जल व वायु को शुद्ध करना। एक बात बताओ, जल के अंदर या एयर के अंदर अगर कीटाणु होंगे तो उनको मार के एयर को, जल को शुद्ध किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? चूंकि एक कीटाणुनाशक है इसलिए बताओ खाद्य पदार्थों का संरक्षण हो सकता नहीं हो सकता? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहली बात, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, एक एक चीज पे थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो व्यंजक के रूप में ओजोन का इस्तेमाल व्यंजक के रूप में होता है। इसका मतलब रंगों को उड़ाने में। जब भी कोई शब्द व्यंजक मिले तो आप समझ जाना रंगों को उड़ाना है। क्लोरीन भी रंग उड़ाने का काम करती है। दूसरा, अगर कह रहा है कि कीटाणुनाशक के रूप में ओजोन का इस्तेमाल अगर होता है तो कीटाणु जल में हो तो जल को शुद्ध करने में, एयर में हो तो वायु को शुद्ध करने में, और खाद्य पदार्थों में हो तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी ओजोन का इस्तेमाल होता है। फिर कह रहा है कि रेशम बनाते समय, कपूर के उत्पादन में या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी ओजोन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ओजोन बनती कैसे है। दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा कि ओजोन का, हाँ, ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या है, ओजोन के गुण क्या है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा ओजोन के उपयोग क्या है। अब हम चलते हैं ओजोन कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत के बारे में। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे ओजोन परत। धीरे धीरे करके देखो क्या होता है ना, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है, हर चीज़ का जानना जरूरी है, लेकिन सवाल ये भी है कि उन चीज़ों का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो, लेकिन सवाल ये है कि इन्वायरमेंट में भी एग्जामिनर जो है वो इन्वायरमेंट के सवाल कहाँ कहाँ से बनाता, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ओजोन से उसे सवाल देना ही देना है, तय बात है। तो ओजोन से सवाल देगा तो कभी कभी मोटी सी बात पूछ के निकल जाता, बताओ भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता।
तो उसने बात तो अपनी पूरी पूछ ली, नहीं पूछी, उसे एक सवाल बनाना, उसने बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन की परत की। ओजोन लेयर, ओजोन परत। ओजोन के परत के संबंध में, ओजोन की परत के बारे में। ठीक है, अब देखो, आप सबने सुना होगा और मैंने अभी बताया है कि 90% ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। हालांकि थोड़ी बहुत ओजोन निचले मंडल में भी पाई जाती है, मतलब क्षोभ मंडल में भी। ठीक है, तो देखिए, ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है? तो मंडल का नाम हो जाएगा समताप मंडल। देखो, जो समताप मंडल है उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या कहते हैं? और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर ही देता है। ठीक है, क्या करता है? स्ट्रेटोस्फेयर ही लिख के देगा पेपर बनाने वाला। बहुत कम केस अब ऐसे आते हैं जिसमें वो समताप मंडल कहता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर ही बोलेगा आपके सामने। ठीक है, अब सवाल ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी ऊंचाई तक ओजोन पाई जाती है? तो ऊंचाई के बारे में बोला जाता है, हाँ देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है 10 से 50 किलोमीटर, लेकिन ये कहा जाता है कि 10 से 30 किलोमीटर तक इसका अधिकतम सांद्रण होता है। सर्वाधिक सांद्रण, इसका सर्वाधिक सांद्रण कहां से कहां तक होता है? 10 से 30 किलोमीटर। अब सुनो, तो फिर मैं क्या बोलूं इस बात को? मैं ये कह दूं कि ये जो समताप मंडल मैंने आपके चित्र में दिखाया है यहाँ, ये समताप मंडल जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा निचला समताप मंडल है या नहीं है? भाई पहले 10 ही तो आएगा, फिर 30 तो बाद में आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में तो पाई जाती है। अब चूंकि समताप मंडल में कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो 10 से 50 किलोमीटर तक। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के किस हिस्से में है? तो इसका सांद्रण निचले समताप मंडल में ज़्यादा है या ऊंचे समताप मंडल में ज़्यादा है? तो निचले समताप मंडल में इसका सांद्रण अधिक है, सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि देखिए, जो ओजोन परत है ना, इसकी जो मोटाई है वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो पृथ्वी की भौगोलिक दशाओं का, भाई देखो, हर जगह का मौसम अलग होता नहीं होता? पहाड़ों का मौसम अलग होगा, मैदानों का अलग है, रेगिस्तानों का अलग है। तो जब हर जगह का मौसम अलग होता है, ठीक है, तो ओजोन परत की हाइट पे भी या ओजोन परत की मोटाई पे भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे मालूम कर लेगा कि बताइए ओजोन परत की मोटाई के संबंध में, हाँ, कौन सा कथन जो है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो देखिए, जो बसंत ऋतु होती है उस समय ओजोन की जो परत है उसकी सर्वाधिक मोटाई होती है, और वर्षा ऋतु के समय उसकी परत की जो मोटाई है सबसे कम रहती है। तो बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई
ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक व वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अब इन दो बातों से एक तो आपने अर्थ निकाल लिया होगा कि वायुमंडल में ओजोन परत जो वो भौगोलिक दशाओं पर डिपेंड करती है, भौगोलिक दशाओं पर डिपेंड करती है ओजोन की परत। इसका मतलब जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं वैसी वैसे ओजोन की परत की जो मोटाई है वो बदलती रहती है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत की जो मोटाई है वो पाई जाती है कब? बसंत ऋतु में। और सबसे कम जो है वो वर्षा ऋतु में। अब सुनो, अभी मैंने एक बात बताई थी, धीरे धीरे चलेंगे आगे की तरफ। अब हम यहाँ तक का पहले रिवीजन कर लें एक बार। सबसे पहले मैंने बताया था कि ओजोन परत का मतलब ओजोन का सूत्र क्या है, O3 होता है। दूसरा मैंने बताया था कि ओजोन का निर्माण वायुमंडल में कैसे होता है। तो ये बताया गया है कि सूर्य की परावैंगनी किरणें समताप मंडल में पहले ऑक्सीजन के एक अणु को तोड़ देती है। वही ऑक्सीजन का अणु मतलब O2 जो है वो O+O में टूटता है और फिर वही O जो है वो ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से क्रिया करके O3 बनाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन से ही निर्माण होता है वायुमंडल में किसका? ओजोन का। ठीक है, तो सूर्य की परावैंगनी किरणें समताप मंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा फैक्ट पढ़ा था ओजोन के गुणों के बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ओजोन एक विषैली गैस है जो पृथ्वी के निचले भाग में या वायुमंडल के निचली सतह पर जैविक जीवन के लिए हानिकारक है, जीवधारियों के लिए हानिकारक है। वायुमंडल के निचले स्तर में ओजोन की मात्रा अगर 100 ppm हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस की समस्या, फेफड़ों की समस्या, सीने में दर्द जैसी बात है, खांसी की समस्या और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि देखिए ओजोन जल में अल्प विलय है जबकि तारपीन के तेल में पूर्ण विलय होती है। फिर मैंने अगली बात बताई थी आपको कि जो ओजोन है, ओजोन का अपघटन होने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चांदी को ये काला कर देती है ओजोन। फिर हमने पढ़ा ओजोन का यूज, ओजोन का उपयोग कहाँ होता है। तो ओजोन का उपयोग मैंने बताया था सबसे पहली बात व्यंजक के रूप में, रंग उड़ाने में। दूसरा मैंने बताया था कि रेशम, कपूर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि को बनाने में। फिर मैंने बताया था कि कीटाणुनाशक में, और कीटाणुनाशक में भी मैंने बताया था जल को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है, अब बात आखिरी आई थी हमारी ओजोन परत की मोटाई को लेकर। ठीक है, तो ओजोन की जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि ओजोन कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई पर पाई जाती है? 10 से 50 किलोमीटर, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो मात्रा है, सांद्रण है, वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। तो कभी कभी ना यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। अब 10 का और 30 का जोड़ करोगे तो हो जाएगा आपका 40, और 40 का आधा करोगे तो हो जाएगा 20। तो 20 या 25 जो है ना आंसर सबसे वो ठीक माना जाता। तो 10 और 30 के बीच में देख लेना। आपको वो ये पूछेगा कि बताओ समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पर सर्वाधिक ओजोन पाई जाती है, या ओजोन का सांद्रण सर्वाधिक होता है कहाँ पर। तो उसमें देख लेना 20 हो तो 20 किलोमीटर लगा दो, और अगर 25 हो तो 25 लगा दो बीच में। ठीक है, और अगर भैया 15 भी आ जाता कभी कभी तो 15 भी लगा दो, क्योंकि 10 और 30 के बीच में माना जाएगा वो।
ठीक है। ओजोन की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है मौसमी दशाओं पर। ओजोन की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मौसमी दशाओं पर डिपेंड करेगी और भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करेगी, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। ठीक है। ये बोला जाता है कि जहां निम्न ताप होता है वहां ओजोन का अपघटन तेजी से होता है। ठीक है। तो बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है और बेटा वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती है। ये बात भी आप अच्छे से देख लें। कल हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अगर ओजोन की परत का क्षरण होता है तो उससे पृथ्वी पर क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलेंगे और कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण जो है पृथ्वी के किस क्षेत्र में होता है, मतलब किस हिस्से में दिखाई देता है हमें, और ओजोन के परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। ठीक है। तो कल वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। मिलते हैं फिर।